ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्ज़ाम में आता है ये क्वेश्चन, तो इसको अच्छे से तैयार रखना भाई। अगर इसको सीधा सा मतलब समझना चाहे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन का मतलब होता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की स्थापना करी गई थी, जो इससे संबंधित इसकी विशेषताएं थी, ठीक है, पूरे विश्व को नियंत्रित करने के लिए, लेकिन अब वर्तमान में इसमें बदलाव हो रहे हैं। जैसे संविधान की स्थापना हुई थी, ठीक है, लेकिन समय के साथ जो जो उसके बदलाव हुए, ठीक है, उसी हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अंदर जब स्थापना हुई थी, आज वर्तमान में क्या क्या इसके अंदर चेंजेस हुए हैं उसकी बात होगी, ठीक है। उस संरचनात्मक परिवर्तन की बात होगी कि लोग किस तरीके से इसको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या फिर इसका वैकल्पिक देख रहे हैं, यानी कि वैकल्पिक संसाधन देख रहे हैं कि हम इसके ऊपर निर्भर ना रह के हम दूसरा वैकल्पिक कोई चीज़ देखें जिसमें हम कार्य कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन से तात्पर्य उन बड़े बदलावों से है जो वैश्विक व्यवस्था के मूल ढांचे को प्रभावित करते हैं। ये परिवर्तन राजनीतिक, आर्थिक, तकनीक और सामाजिक कारकों से उत्पन्न हो सकते हैं और होते भी हैं, और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संतुलन को पुनः परिभाषित करते हैं, ठीक है। पहला है इसका शक्ति संतुलन में बदलाव, क्योंकि एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय विश्व की ओर। क्योंकि देखो, जब 1990 में क्या हुआ था आपको पता है, शीत युद्ध की हुआ था, जिसमें शीत युद्ध समाप्त हो गया था अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच में, ठीक है, जिसमें अमेरिका एकमात्र शक्ति के रूप में उभर के आया था, जिसे एक ध्रुवीय हम कह सकते हैं, जिसमें बोला गया कि अब तो भाई अमेरिका के आगे कोई भी नहीं है, अमेरिका ही एक महाशक्ति है। लेकिन 21वीं सदी में, यानी आज के टाइम पे, चीन, रूस, यूरोपीय संघ और भारत जैसी शक्तियों के उदय से बहुध्रुवीय व्यवस्था का विकास हो चुका है। यानी कि आज ये इतने सारे देश इतने शक्तिशाली हो गए हैं जो इंडिपेंडेंट अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्योंकि अब एक ध्रुवीय की बात नहीं होती कि अब ये नहीं कह सकते कि पूरे अर्थ पे सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर है, नहीं, इसके वैकल्पिक भी हैं, यानी कि कुछ ऐसे देश जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं महाशक्ति के रूप में, जिसमें चीन का नाम आता है, रूस का नाम आता है, यूरोपीय संघ और भारत का भी नाम आता है। अब आता है चीन का उदय। चीन की आर्थिक और सैन्य शक्ति ने अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे दी है, ठीक है। आज को देखो, ट्रेड वॉर होती रहती है कि किसका व्यापार सबसे ज़्यादा है, और आप सबको पता है कि चाइना कितना ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। रूस की पुनः स्थापना नीति कि रूस ने अपने आप को दोबारा से इस हिसाब से आज के टाइम पे इतना मजबूत कर रखा है कि वह क्षेत्र में ताकतवर है, चाहे वो आर्मी हो, सेना हो, व्यापार हो, मार्केट हो, क्या सभी हो। यूक्रेन युद्ध 2022 और सीरिया संकट में रूस ने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया और कोई अन्य देश उसको रोकने नहीं आ पा रहा, अपने तरीके से वो लड़ रहा है, किसी की भी नहीं मान रहा। तो समझ सकते हो कि पहले अंतर्राष्ट्रीय जो बनाया गया संगठन या संबंध कि भाई सब पे नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन ये सुन कहाँ रहे हैं। तो एक तरह से आप समझ सकते हो ना कि ये अपने आप में इतने ताकतवर हो चुके हैं कि अब ये ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी देश इन पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। विचार रख सकता है, लेकिन सीधे तौर पर इनको कंट्रोल अप करना मुश्किल है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का परिवर्तन। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की भूमिका में कमी आ गई। वीटो पावर के दुरुपयोग, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का वीटो पावर से यूएन की प्रभावशीलता पर सवाल उठ गया। अब यूएन तो आप जानते ही हो, वीटो पावर तो आप जानते ही हो, इसका मतलब क्या होता है। जब कोई भी शक्तिशाली देश, यानी जो 5 शक्तिशाली देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंदर शामिल हैं, ठीक है, जब वीटो पावर का यूज़ करता है तो अन्य देश है चीन, अमेरिका, फ्रांस, ये सारे जो लोग देश हैं ये सवाल नहीं उठा सकते हैं, अपना निर्णय चुपचाप से पीछे ले लेंगे, उसके ऊपर कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो रूस यूक्रेन का जब फाइट हुआ था, तो जब रूस से सवाल किया तो वीटो पावर भी यूज़ करके सबको शांत करा दिया। तो समझ सकते हो कि ये किस तरीके से पावरफुल हो रहे हैं। G20 ब्रिक्स जैसे नए फोरम का उदय हो गया है। जब यूएन के अंदर ही आपस में कोई किसी की सुन नहीं रहा, तो बाकी देश क्या कहेंगे कि हमें ये ऑब्जेक्टिव चाहिए ही नहीं, हमें दूसरा संगठन चाहिए। तो जिसके रूप में वैकल्पिक रूप में बनाया गया G20 ब्रिक्स, जिसके अंदर सारे नए देश शक्तिशाली शामिल होते हैं, न्यू फॉर्म होती है जो नए तरीके से काम करती है, ठीक है। अब बता, नए आर्थिक संगठनों जैसे ब्रिक्स, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने
पश्चिमी वर्षव को चुनौती देने के लिए बनाया था। अगर अमेरिका जैसे वेस्टर्न कंट्री ज़रूरत से ज़्यादा कठोर नियम बनाएंगे तो हम आपके साथ व्यापार ही नहीं करेंगे, हम दूसरी मार्केट में जाएंगे, वहाँ अपना व्यापार करेंगे। और अमेरिका जैसा देश अगर उसके साथ व्यापार नहीं होगा, कोई देश व्यापार नहीं करेगा तो चलेगा कैसे? तो उसको भी अपनी कठोर नीतियों में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ जाता है, ठीक है। क्योंकि मान लो अगर एक दुकानदार है 10 रुपये का समोसा बेच रहा है, वो एक ही है तो वो 10 का 20 भी कर सकता है, लेना पड़ेगा। वहीं दूसरा दुकानदार दुकान को लेके जा, भाई नहीं लेंगे। अब वो जो 10 का समोसा 20 में बेच रहा था, मजबूरन उसे भी उसी रेट में बेचना पड़ जाएगा जो दूसरी जगह है, क्योंकि किसी को फोर्स थोड़ी कर सकते हो लेने के लिए, ठीक है। अब आता है AIIB का चीन के नेतृत्व में गठन किया गया। ये एक वित्तीय संस्था है जिसका उद्देश्य एशिया और अन्य क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए क्या करता है, धन देता है, यानी कि पैसा देता है। पहले जैसे कि देखो IMF है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से IMF है, जो क्या करता है, वैश्विक स्तर पर बड़े कमज़ोर देशों को पैसा मुहैया कराता ताकि आर्थिक विकास हो सके। उसी तरीके से चीन ने अपना बना दिया AIIB, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भाई ज़रूरी है कि आपसे पैसा लिया जाए, हम पैसा देंगे, ठीक है, तो ताकि छोटे जो देश हैं वो अपना विकास कर सकें। अब भाई छोटे जो देश हैं उनको सिर्फ पैसा लेने से मतलब है, भाई पैसा मिल जाए सस्ती दरों पे, तो ताकि हम अपना डेवलपमेंट कर लें, ठीक है। लेकिन चीन के साथ थोड़ा खतरनाक भी होता है, क्योंकि जाल वाल में फंसा सकता है अपनी गंदी ख़राब नीतियों के तहत, जिससे कोई भी देश गुलाम थोड़ा फंस जाता है। चलो कोई नहीं, वो तो आगे की बातें हैं। मेन ओरिजिन क्या है कि अमेरिका के विरुद्ध में, या ये विरुद्ध नहीं कह सकते, कि अमेरिका से अगर हमें ज़रूरतें नहीं मिलेंगी तो हमारे पास दूसरा वैकल्पिक संसाधन है, ठीक है। अमेरिका के वैकल्पिक संसाधन के रूप में दूसरी महाशक्तियाँ उभर रही हैं। राज्य केंद्रित व्यवस्था से गैर राज्यकारी इकाइयों की सक्रियता, मतलब गवर्नमेंट की जो संस्थाएं हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नॉन गवर्नमेंट NGOs की हो रही हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जा रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, MNC, गैर सरकारी संगठन, NGO, आतंकी संगठन जैसे अलकायदा ISI, जो कि होना नहीं चाहिए, इनका तो रोकना चाहिए, लेकिन ये भी संगठन है जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन विफल हो रहा है। इस तरह के संगठन तो बनने ही नहीं चाहिए। उनकी भागीदारी ने वैश्विक शक्ति संरचना में बदलाव लाया है। पर्सन सवाल उठ जाता है ना कि इतना बड़ा संगठन होने के बावजूद भी ऐसी संस्थाएं कैसे जीवित हैं, कैसे अपना ये संचालन कर रही हैं, तो इनके ऊपर रोक लगाना भी क्या है, ज़रूरी है, ठीक है। अब आता है अंतर्राष्ट्रीय कानून और संस्थाओं का सशक्तिकरण, जैसे संयुक्त राष्ट्र, UN, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, IGI, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं ने राष्ट्रों की स्वेच्छाकारी शक्ति को सीमित कर दिया है, ठीक है। अब लोग क्या हैं, दूसरे से ज़्यादा महत्व लेने से पहले इनसे ले लेते कि आपकी क्या डिसीजन है, आप कैसे काम करोगे। अब संप्रभुता का मतलब ये नहीं कि देश कुछ भी कर सकता है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना होता है, ठीक है। इस तरह नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था सामने आई है। अब सारी चीज़ें क्या होता है, रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से चलने लगी हैं, ठीक है। थोड़ा सा मजबूत कर दिया गया, जैसे इसमें लिखा गया है ना ये वाला, जैसे कोई भी देश अपने हिसाब से चल लेता था, लेकिन नहीं, अब उसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों का पालन करना क्या है, ज़रूरी है। अगर लोग सवाल उठा रहे तो उसको जवाबदेही उसकी बनती है, ठीक है। अब आता है प्रौद्योगिकी और साइबर युग का प्रभाव आज के टाइम का। पहले सारा शस्त्र वेपन्स की लड़ाई थी, अब साइबर युद्ध हो गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए साइबर हमले, जैसे रूस द्वारा यूक्रेन की ऊर्जा ग्रिड पर हमला कर दिया, पावर प्लांट पे हमला हो गया था ड्रोन वगैरह के माध्यम से। सोशल मीडिया का प्रभाव, अरब स्प्रिंग में जैसे फेसबुक की भूमिका रही है,
अमेरिकन इलेक्शंस में भूमिका रहती है, ट्विटर, फेसबुक इत्यादि की, तो ये सब बहुत मेन रोल निभाते हैं। तो इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। एआई जैसे ड्रोन ने युद्ध के तरीक़ों को बदल दिया है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है। बम पटाखे तो सामने दिख जाते हैं, लेकिन कि एआई कैसे दिखेगा? जो आप फ़ोन चला रहे हो सकता है वो उसका सारा डाटा कहीं जा रहा हो सकता है आपकी वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हो, आपका वॉइस रिकॉर्ड हो रहा हो। आप कैसे पता करोगे? आपकी स्क्रीन नॉर्मल चल रही है लेकिन आपका फेस ऑलरेडी कोई मतलब फ्रंट कैमरा यूज़ कर रहा होगा, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा होगा, तो आपके लिए तो बहुत खतरनाक चीज़ होगी ना। चलो कोई नहीं। पर्यावरण और मानवाधिकार का उदय। अब अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल शक्ति या सुरक्षा तक सीमित नहीं है, अब उन्हें ह्यूमन राइट्स जैसी चीज़ों पर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है। पर्यावरण चुनौती जैसे जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। पहले का एजेंडा था कि भाई लड़ाई रोको, आज का एजेंडा है कि भाई साहब संतुलन बना लो। चीज़ें एक ही है, रोटी एक ही है, ज़मीन नहीं है उतनी, ज़मीन उतनी सीमित है, तो हमें अपने जीवन यापन के डेली एक्टिविटीज़ पर नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। पेरिस जलवायु समझौते जैसे करार ये दिखाता है कि नवीन विषयों के कारण भी संरचनात्मक बदलाव हो सकते हैं, ठीक है, जो पर्यावरण संतुलन के लिए काम आए थे। चीन का उदय और एशियाई सदी की शुरुआत। चीन का आर्थिक, तकनीक और सैन्य विकास अमेरिका की एक दुर्विता को चुनौती दे रहा है, ठीक है। अब आता है बेल्ट एंड रोड एडिएशन, BRI जैसी परियोजनाओं से चीन वैश्विक शक्ति संरचना को प्रभावित कर रहा है, ऑब्वियसली बात करेगा ही, जिसका उद्देश्य विभिन्न देशों को व्यापार, बुनियादी ढांचा, आर्थिक सहयोग के माध्यम से जोड़ना है, क्योंकि ये वैकल्पिक ऑप्शन क्रिएट कर रहा है अमेरिका के सामने। जैसे अमेरिका के पास वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, कि व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, जिससे सारे देश एक व्यापारिक नीति के माध्यम से सब लोग जुड़ते हैं और व्यापार करते हैं आपस में, ठीक है। अब इसके वैकल्पिक प्रयोग में BRI आ गई, जो चाइना द्वारा बनाई गई है। वो कहता है कि आप हमारे साथ व्यापार करो, हम बताएंगे कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या मुद्रा लेनी, क्या नहीं लेनी है। सीधी सी बात है, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसको सही मिलेगा, अमेरिका देगा 20 रुपये, ये दे रहा है 10 रुपये, तो ऑब्वियसली बात है लोग मुनाफा देखेंगे, कहेंगे चलो भाई चाइना के साथ कर लेते काम। ये एक नया वैश्विक शक्ति संतुलन बन रहा है, ठीक है, जो कि जैसे स्टार्टिंग में बोला था ना, एक दुर्वे यानी अमेरिका महाशक्ति, अमेरिकी महाशक्ति के वैकल्पिक रूप में ये अन्य देश, अन्य अंतर्राष्ट्रीय नीतियाँ स्थापित हो रही हैं, जो अमेरिका के प्रभाव को धीरे धीरे कम कर रहा है। अब आता है इसके नकारात्मक प्रभाव। अमेरिका चीन तनाव से नया शीत युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है। हमेशा मीडिया में न्यूज़ आती है, ट्रेड वॉर इत्यादि, इनडायरेक्टली नियम। अमेरिका अपनी बड़ी बड़ी MNC कंपनीज को बोलता है वहाँ से हटा लो अपनी कंपनीज, कहीं और स्थापित कर दो, ठीक है, जिससे एक तरह से अपना दबाव भी तो बना रहे हैं कि हमें बड़ी कंपनियाँ हटेंगी तो ज़्यादा से रहेगा। साइबर युद्ध ने राष्ट्रीय सुरक्षा को जटिल बना दिया गया है, क्योंकि वेपन्स, इन सब चीज़ों पे तो नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन साइबर पे कैसे करें? कोई व्यक्ति कहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर जाके बैठ के आपका डाटा हैक कर सकता है, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है ना। जब तक कोई आएगा जब तक तो भाग जाएगा वो, पता भी नहीं चलेगा कौन है कौन नहीं। अब ये सारा निष्कर्ष है, इसको पढ़ सकते हो, लेकिन ये BRI के बारे में लिखा हुआ है कि भारत ने BRI एक तरफा परियोजना है जो कर्ज के जाल में टाइप छोटे देशों को फंसा रखा है, तो भारत इस देश BRI का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि भारत तो थोड़ा दूर ही रहता है चीन से। चलो कोई नहीं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन कहने का मतलब ये है, पहले इसके मूल तत्व और इम्पोर्टेंस क्या थी और आज के समय में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। आज के समय में इसके जो रेगुलेशन है, गवर्नमेंट पॉलिसी से ज़्यादा महत्व जो इनके एजेंसियां हैं उसको महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNESCO हो गया, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो रही है, ठीक है। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंध की समकालीन चिंताएं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में आता भी है।